बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। शहर में स्मॉग अभी भी बरकरार है और आज आई डोंट नो, मुझे शिद्दत से फील हो रही थी कि एक्चुअली थी। खैर, अल्लाह ताला सबको महफूज रखे। हम प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे, खबरें भी शामिल करेंगे। जिनकी बर्थडे है उनको विश करना है, लेकिन 11 बजे वाले सेगमेंट में आज की खबरों की तरफ हमने बढ़ना है। और हमारी टॉप स्टोरीज क्या हैं आज है जी। पहली खबर की तरफ, स्मॉग के तदारुक और रोकथाम के लिए कैमरों से मॉनिटरिंग होगी। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के ई चालान होंगे। वजीर आला पंजाब ने लेडी वेलिंगटन अस्पताल की असर-ए-नौ तामीर के मंसूबे का संग बुनियाद रख दिया। मंसूबे पर तकरीबन 8 अरब रुपए लागत आएगी। खाद की किल्लत, ब्लैक में फरोख्त के खिलाफ किसान बोर्ड का एहतजाज। मुजाहिरीन का हुकूमत से खाद माफिया के खिलाफ कार्रवाई का मुतालिबा। और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ये कहते हैं कि लीगी उम्मीदवारों के इंटरव्यू फैसले मेरिट पर करेंगे। ये हैं आज की खबरें और इनकी डिटेल्स के लिए हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर्स मौजूद है। एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसर खोकर साहब और सीनियर रिपोर्टर राउदुल शाद हुसैन साहब ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के वक्त के लिए। सबसे पहली खबर की तरफ आएंगे, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि गाड़ियों की फिटनेस हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस चीज़ का प्लीज़ ख्याल रखिए। स्मॉग अभी तक है और फॉग के साथ अगर ये मिलकर स्टिल रहेगी तो बहुत सारी परेशानी आपके लिए खुद के लिए होगी। आज भी अच्छा खासा एयर क्वालिटी इंडेक्स मुतासर है। इंशाल्लाह आगे चल के हम वेदर में ज़रूर आपके साथ डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, अब फैसला ये किया गया है कि कैमरों से मॉनिटरिंग की जाएगी। जो गाड़ियाँ धुआं छोड़ रही हैं उनका चालान होगा, लेकिन कौन से कैमरों से मॉनिटरिंग की जाएगी? खोखर साहब आपसे। जी बिल्कुल, इस हवाले से जो सेफ सिटी कैमरे हैं वो तो हमारे अली साई साहब रिपोर्टर हैं, वो अक्सर खबर देते रहते हैं कि शहर में ख़राब है और बहुत सारे ख़राब है सेफ सिटी। पहले सेफ सिटी कैमरों को फाल किया जाए, फंक्शनल किया जाए, उनको ठीक किया जाए और अगर कहीं चोरी हो गया सेफ सिटी कैमरे तो दोबारा नए लगाए जाए और दोबारा उसके लिए। लेकिन ये जो धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों का चलान हो रहा है, ई चलान, ये एक अच्छी ट्रेडिशन है, ये होना चाहिए। फिटनेस जो गाड़ी की है वो बहुत ज़रूरी है। गाड़ी का एक्सीडेंट भी हो सकता है और गाड़ी का इंजन भी खराब हो सकता है। अगर गाड़ी फिट होगी तो गाड़ी का इंजन भी ज़्यादा देर चलेगा और गाड़ी भी ज़्यादा देर चलेगी और गाड़ी रास्ते में जगह जगह ख़राब भी नहीं होगी और गाड़ी का सलेंसर का या दूसरे जो इश्यूज होते हैं गाड़ी के खराब होने के मसले होते हैं वो गाड़ी के नहीं होंगे। इस वाले से ये है, लेकिन हुकूमत को चाहिए कि इस वाले से एक हफ्ता जो है वो चलान ना करे। एक हफ्ता पहले पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन चलाए, लोगों को रोक कर उनको बताए कि आपकी गाड़ी जो है ना ये फिटनेस ठीक कराए। एक हफ्ते का उनको टाइम दिया जाए, हर पॉइंट पर गाड़ी को रोका जाए, ड्राइवर को समझाया जाए, समझाने के बाद उसको जाने दिया जाए। एक हफ्ते बाद अगर वो अमल नहीं करते तो फिर उनके चलान किए जाए और फिर भी अगर वो अमल नहीं करते तो उनकी गाड़ी को बंद किया जाए। सही। राव साहब, मैं अब बात कर सकती हूँ? जी ज़रूर। बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, गुजारिश ये है कि लाहौर शहर में जो सबसे ज़्यादा स्मोक का जो एलिमेंट है वो आपकी ट्रैफिक है। बिल्कुल। ट्रैफिक के हवाले से जो कंट्रीब्यूशन है ट्रैफिक की, ये मैं अभी लेटेस्ट डेटा तो पता कर लेंगे क्या है, लेकिन जब मैं PDMA को कवर करता रहा हूँ तो उस वक्त ये 43% जो कंट्रीब्यूशन है वो ये है। हम इससे काफ़ी इस पर हम बात भी कर चुके हुए हैं। तो अब गुजारिश इसमें यह है कि आप लाहौर शहर के किसी भी रूट पर चले जाएं तो आपको आज भी ऐसी गाड़ियां नज़र आएंगी जो कि आपके ख्याल में आपको लगेगा कि शायद आगे जाके ये कहीं ये टूट फूट ही ना जाए मजीद। मतलब इस तरह की गाड़ियां आज भी नज़र आएंगी। गो कि बहुत ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से काम किया गया, लेकिन उसके समरात अवाम तक नहीं पहुँचे। और आज इसी ट्रैफिक की वजह से ही हम जो स्मोक का जो हमारे सामने एक जिन है वो बोतल में बंद नहीं हो रहा, क्योंकि 25 लाख गाड़ियाँ लाहौर चलती हैं और लाहौर शहर में चलने वाली जो गाड़ियाँ हैं इनकी तादाद बदस्तूर बढ़ती चली जा रही है। इनको कम करने के हवाले से तो हमने कोई इकदाम नहीं किए। ओबियसली जब प्रोडक्शन गाड़ियों की होती जा रही है तो वो फिर ख़रीदो फरोख्त का सिलसिला भी जारी रहता है, तो फिर वो जो गाड़ियाँ रोड पर ही आनी हैं। तो रोड्स पर आने वाली गाड़ियों के हवाले से सबसे जो इम्पोर्टेंट काम है वो एक वैक्स का एक सर्टिफिकेट है जो कि फ्रेंच कंपनी है गालिबन, उनका सर्टिफिकेट है जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। बल्कि बहुत सारे सरकारी डिपार्टमेंट में DC मोहम्मद अली साहब ने एक ऑर्डर भी पास किया था कि तमाम तो जो गाड़ियाँ सरकारी उनके
डिप्टी कमिश्नर के अंडर जो आती हैं, असिस्टेंट कमिश्नर या तहसीलों में जो गाड़ियाँ सरकारी इस्तेमाल हो रही हैं, उनके सर्टिफिकेट जो हैं वो हासिल किए जाएँ, ताकि ये एटलीस्ट पता तो चले कि क्या कहीं सरकारी गाड़ियाँ ही तो नहीं स्मोक का बाइस बन रही। तो इस तरह अगर तमाम महकमों के सरबराहान जिम्मेदारी का मुजाहरा करेंगे तो ये तकरीबन 10 से 15% तो सरकारी गाड़ियाँ ऐसी हैं जो धुआं छोड़ती हुई नज़र आती हैं। इवन देन के जो LWMC की बहुत सारी गाड़ियाँ ऐसी हैं जो धुआं छोड़ती हुई नजर आती हैं सड़कों पे। राव साहब, हम ये इकदाम कर लेंगे, लेकिन बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन ये चिंची रिक्शों की है, एग्जैक्टली जो कि रजिस्टर्ड नहीं है किसी, वो कहते हैं ना खाते में नहीं आते और इनको पूछता भी कोई नहीं है। अब मोटर व्हीकल रूल्स 1969 की हम बात करते हैं कि इसके मुताबिक जो इसमें तरमीम की मंजूरी अब दे दी गई है। ये जब अब तो खैर पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी, जब ये लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी थी तब से ये सिर्फ भारी भरकम तनख्वाहें ये ले रहे हैं, लेकिन ये अपना काम जो है वो नहीं कर रहे। और मैं जरा बात कर लूँ अगर आप जी, तो जब तक पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी अपना काम नहीं करती, इन्होंने 9 जून में कलर्स के हवाले से बहुत बड़ा इश्तिहार दिया था कि मैंने वो खबर ब्रेक की थी कि अब तमाम जो चिंची रिक्शे हैं, इस बात को तकरीबन 1.5 साल हो गया और आज तक कितने इन्होंने रजिस्टर्ड किए हैं, एक भी नहीं बात। अब रजिस्ट्रेशन का अमल आप करें, ठीक है करें, लेकिन इनको जो मज़ाफ़ाती जो शहर से बाहर सड़कें हैं, शहर के जो रिंग रोड के आसपास जो एरियाज़ हैं, इनको वहाँ पर तो इजाज़त दे दें, लेकिन अगर शहर में आप इनको इजाज़त देते हैं तो इनका जितनी मर्जी सर्टिफिकेट लगा लें, जितने मर्जी चलान कर लें, मैं आपको बताता हूं, इनका मामला हल नहीं होने वाला कि जो हमारे पास लाहौर शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो है नहीं है, और जो छोटे छोटे रूट हैं जहाँ छोटे छोटे गली मोहल्लों में जाते हैं या छोटे इलाकों में जाते हैं, तो वहाँ अगर चिंची रिक्शे चलते हैं तो लोग बेचारे किस पर, दूसरा रिक्शा जो है वो बहुत महंगा है, तो उसके लिए इनको रजिस्ट्रेशन की जाए, इनको नेट में लाया जाए, लेकिन इनको बंद ना किया जाए। लेकिन ये चिंची रिक्शा जो है, ये भी आप याद रखिए ना, ये सस्ती सवारी है, सस्ती सवारी है और आवाम की पहुंच में है। जो ऑटो रिक्शा है वो महंगा रिक्शा है, वो लोग नहीं ले सकते, और उबर बहुत महंगी है, उबर तो 1000 रुपए से कम उबर नहीं आती। तो लोग अगर चिंची रिक्शे पर सफर कर लेते हैं तो दूसरा लोगों का, लाखों लोगों का रोजगार लगा हुआ है, वो लोग छोड़कर आकर क्राइम शुरू कर देंगे। लोगों को उनको बंद ना किया जाए, लेकिन उनको गवर्नमेंट के नेट में लाया जाए। बस सोल्यूशन है। बंद करने की बात मैंने तो नहीं, हम कर ही नहीं रहे, मैं भी नहीं कर रहा, प्रॉपर उनको रजिस्टर, और मुझे लगता है सरकार भी नहीं करने जा रही, बंद तो इनको करने नहीं जा रही, रेगुलेट करने जा रही है, जो कि बहुत जरूरी है। एक चीज, दूसरा जो इसमें सबसे बड़ा इशू है, अगर आप अभी चुंगी अमर सद्दू में किसी रिपोर्टर को भेजें और वहां पर खड़ा करें, और आपको अंदाजा होगा कि यंग ड्राइवर्स यानी 10-10 साल 12-12 साल के बच्चे वो चलाते हुए आपको नजर आएंगे, तो विच इज टेरिबल। और वो उनकी जो ओवरलोडिंग है जीटी रोड यूईटी के सामने अगर आप देखें तो वहां पे बकायदा रेसें लगती हैं। ऐसे ही है। हम इस अमर की हम हौसला शिकनी नहीं, हम ये कहते हैं कि इनके रजिस्ट्रेशन हो, फिटनेस नहीं होती है, दूसरा ये कम उम्र ड्राइवर्स होते हैं, खोखर साहब बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। अब देखें 7 से 8 लोग बैक वक्त या 9 लोग उन्होंने अगर आप कम उम्र ड्राइवरों को पकड़ते हैं तो फिर फैक्ट्रियों में जो कम उम्र लोग काम करते हैं बच्चे, उनको भी पकड़ें, उनको भी घरों में स्कूलों में भेजें, हुकूमत उनका खर्चा बर्दाश्त करे। ये जो होटलों में काम करते हैं, नाइयों की दुकान पर काम करते हैं, खोखो पर काम करते हैं, मुख्तलिफ फैक्ट्रियों में, घरों में काम करते हैं, इनको भी स्कूलों में भेजे और सरकार इनका खर्चा बर्दाश्त करे स्कूलों का, और उनके पेरेंट्स को भी स्टाइपेंड दे। वो फिर क्या है, वो फैक्ट्रियों में मैकेनिक, किसी भी फैक्ट्री में आप चले जाए, जो मैकेनिक है वो सारे कम उम्र बच्चे हो गए, उनको फिर आप स्कूल भेजे। आप ड्राइवर कम उम्र को पकड़ते हैं तो उनको क्यों नहीं स्कूल भेजते, उनको भी सरकार स्कूल भेजे। लेकिन खोखर साहब, कम उम्र ड्राइवर्स की सिर्फ इसलिए बात करें, जो आपका पॉइंट है होना चाहिए बिल्कुल, ये कम उम्र ड्राइवर अपनी जिंदगी को भी दांव पे लगाते हैं, दूसरों की भी। हादसा हुए। सो अगर फैक्ट्रियों में लोग काम कर रहे हैं तो वो किसी की जान को नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन ये कम उम्र ड्राइवर जरूरी है ना, स्कूलों में जाना तो मैं इसकी भी सपोर्ट करता हूँ, मैं इस बात की भी सपोर्ट करता हूँ कि कम उम्र जो वेजेस हैं वो नहीं होनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल। अगर अब हम लिबर्टी मार्केट या कहीं भी कहीं इत्तेफाक आपको हुआ हो तो बेगमात के साथ छोटे छोटे बच्चे वो बैग्स उठाए उनके, वो क्या है, वो चाइल्ड लेबर है वो औरतें जो ह्यूमन राइट्स की चैंपियन बनी हुई हैं, वो बच्चों से काम करवाती हैं।
मैं बिल्कुल इसके हक में नहीं, इस पे बिल्कुल इस पे पाबंदी हो, लेकिन पाबंदी नहीं, किसी की जान जाने सिर्फ का पाबंदी बाइस तो नहीं, नहीं बनते ना। सिर्फ पाबंदी ही नहीं होनी चाहिए, सिर्फ पाबंदी ही नहीं होनी चाहिए, बल्कि सजा और जजा इसके लिए भी होनी चाहिए कि आप क्यों कम उम्र बच्चों से जो लेबर है वो करवा रहे हैं। ठीक है, दूसरी बात यह है कि जो कम उम्र ड्राइवर्स हैं, अगर आपको इत्तेफाक हुआ हो देखने का, तो हमें तो अक्सर खैर होता है कि देखते हैं कि वो हैरान भी रह जाते हैं कि 3 उसने आगे बिठाए हुए हैं, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। ठीक है, और 3-3 या 4-4 पीछे, सब लोग लटक रहे होते हैं पीछे, और पूरा लोडेड होता है। देखिए ये जरिया मुआश भी है, ये जरिया मुआश भी है बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे खानदानों का, लेकिन इसमें क्या हर्ज है कि इसको रेगुलेट कर लिया जाए और कम उम्र बच्चों को प्रॉपर उन्हें एक सर्कल में, दायरे में लाएं बच्चों को एग्जैक्टली। अब इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि ये 10 से 15 या 20% तक कम होंगे, तो जब लाइसेंस हो आपके पास तो आप चलाएं। बिल्कुल, और सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि अब लाइसेंस का हसूल बहुत आसान बना दिया गया है, ऑनलाइन भी आप बनवा सकते हैं, जगह जगह खिदमत मराकज हैं, वहां पर भी आप जा सकते हैं, मोबाइल वैन्स भी हैं। सो अब आपके पास जवाब कोई नहीं रह गया कि टाइम नहीं है, आप 24/7 भी लाइसेंस सेंटर खुले, आप वहां पे भी जा सकते हैं। ट्रैफिक कवानीन की अगर पाबंदी करेंगे तो अपने साथ आप दूसरों की जिंदगी का भी तहफ़्फ़ुज़ कर सकेंगे। जहां तक रह गई बात कैमरों से मॉनिटरिंग की जाएगी, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट जरूर है, लेकिन अगर इस पे इम्प्लीमेंट हो कैमरे जाता सही है, कर लें, उसके बाद फिर पहले कैमरे सही कर लें सारे, फिर इस तरह का मुमकिन हो सकेगा। ब्रेक, और ब्रेक के बाद आएंगे तो अगली खबर की तरफ जाएंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना। वेलकम बैक वंस अगेन। और प्रोग्राम के इस हिस्से में जी हम बात करने वाले हैं लेडी वेलिंगटन हॉस्पिटल के हवाले से। यहाँ पर जी नई इमारत इसकी बनेगी, वज़ीर आला ने संगे बुनियाद रख दिया है। ये कितना ज़रूरी है, और यहाँ पे स्पेशली गायनी के ऑपरेशन किए जाते हैं, गायनी के केसेस डील किए जाते हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि जिस बड़ी तादाद में यहाँ पर पेशेंट आते हैं, बहुत सारे ऐसे वाक़यात भी साइद साहब ने रिपोर्ट किए हैं। मुझे याद है कि बहुत सारी ख़वातीन जो हैं उनको फैसिलिटी ही नहीं मिल पाती है। सो इसके लिए प्लान क्या है? राव साहब, आपसे जानना चाहूँगी, 8 अरब रुपए हैं, खतीर रकम है। एग्जैक्टली खतीर रकम है, और ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, जो मैं अक्सर ये बात भी करता हूँ कि ये ज़्यादा ताख़ीर नहीं इसमें, सिर्फ 20 साल की हमने ताख़ीर की है इसको अपग्रेड करने में। उसकी वजह यह है कि आपको अक्सर खबरें मिलती हैं बरसात के दिनों में, ख़ास तौर पर कहीं पे छतें टपक रही होती हैं, किसी वार्ड में पानी आपको नजर आता है, तो ये और इसका बुरा हाल है, खस्ता हाल असल में। मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड में इसके लेके जाऊंगा कि जब आज़ादी चौक की एक्सटेंशन की गई और आज़ादी चौक फ्लाईओवर बनाया गया वहाँ पे, तो उस वक्त की गवर्नमेंट, चूँकि शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट थी, और एक प्लान मुरतब किया गया कि इसका नाम और इसकी जो तारीखी हैसियत है उसको बरकरार रखा जाएगा, और इससे सिमिलर एक नई जो इमारत है, स्टेट ऑफ द आर्ट इमारत बना के इस अस्पताल को वहाँ पर शिफ्ट कर दिया जाएगा, ताकि सियाहत के हवाले से भी जो एक उसका जो बादशाही मस्जिद का एक व्यू है वो भी क्लियर होगा। फिर ये पार्किंग की भी इधर थी एक इशूज से, तो उस वक्त रिजाइनमेंट की थी डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ने, और ना तो इसको कोई काम हुआ इसका, और वो PC1 तब के बने पड़े रहे। अब चीफ मिनिस्टर साहब ने जो इनिशिएटिव लिया है, खतीर रकम है, 8 अरब रुपए अभी तक किसी हॉस्पिटल पर नहीं लगे। अगर कहीं पर 2 या 3 अरब या 4 अरब तक तो हॉस्पिटल्स का जो काम हो रहा है, म्यू हॉस्पिटल है या सर्विसेज हॉस्पिटल है, लेकिन इतनी बड़ी रकम से अब स्टेट ऑफ द आर्ट बिल्डिंग बनाने का ज़ाहिर संगे बुनियाद भी कल रख दिया। और मैं तो इस बात से, मेरी तो उम्मीद नहीं बल्कि मुझे तो यकीन है कि ये जो एक टास्क चीफ मिनिस्टर साहब ने सेट किया है, इंशाल्लाह, क्योंकि जो मिसालें कायम की इसमें ना इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये जो है ना, ये गायनी का अस्पताल है, और गायनी के लाहौर में 2 अस्पताल हैं, एक लेडी एचिसन अस्पताल है और एक लेडी विलिंगटन, ये दोनों गायनी के अस्पताल हैं। और जो गंगाराम अस्पताल है, फातिमा जना मेडिकल कॉलेज है, वो पार्शली जो है गायनी का अस्पताल है। और अब हुकूमत को चाहिए कि ये बहुत अच्छा कदम है लेडी विलिंगटन को जो कंस्ट्रक्शन किया, वरना ये बिल्डिंग गिर जाती है और इंसानी जाने और पेशेंट जो है ना वो उनकी जान खतरे में थी। लेकिन जो दूसरे सूबे के हिस्से हैं, मसलन फैसलाबाद है, DG खां, मुल्तान, सरगोदा, मियांवाली, अटक, जेलम, चकवाल, वहाँ भी जो गायनी के या तो अस्पताल बनाए जाए या गायनी के यूनिट बनाए जाए, क्योंकि खवातीन जो आते हैं
हैं ना, खवातीन को गायनी के बहुत सारी बीमारियां होती हैं, ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से या बच्चों की पैदाइश के हवाले से। ये हमारी देखें हर और घर में ये मसला होता है गायनी, और हर घर में बच्चों ने पैदा होना था, जिसकी भी शादी होती है उसके बच्चे होते हैं, तो इसलिए वो गायनी का जो मसला है ना, वो गायनी के यूनिट तहसील अस्पतालों में या जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल है वहां पर गायनी के जो यूनिट है उनको आबाद किया जाए और वहां पर गायनी की सहूलतें जो है ना दी जाए। और लाहौर का जो गायनी के अस्पताल लेडी विलिंगटन है, लेडी एचिसन है, ये भी बड़ी अच्छी बात है, लेकिन दूसरे भी बनाए जाए, ये भी बहुत अच्छी बात है। बिला शिवा खोखर साहब ने बिल्कुल सही मुतालिबा किया कि बाकी शहरों में होना चाहिए। जो रीजन बताइए मुझे हंसी उस पर आ रही थी, लेकिन ये बहुत जरूरी है। लेडी वेलिंगटन हॉस्पिटल को अगर तामीर किया जा रहा है, आज सरे 230 बिस्तरों का यह हॉस्पिटल होगा, जैसे हम दिल के हॉस्पिटल के कहते हैं ना कि बाकी शहरों में भी होना चाहिए ताकि लोड कम हो। तो ये भी क्योंकि पेशेंट जो इस हालत में है उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि उन्हें किसी बड़े हॉस्पिटल में या फिर दूसरे शहर में शिफ्ट किया जाए, तो हर जगह पर ये होना वक्त की अहम ज़रूरत है। इसके साथ साथ अगली खबर भी शामिल कर लेते हैं। सेहत कार्ड पर इलाज, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों से प्रीमियम कटौती होगी। राव साहब जरा समझाइएगा क्या करने वाले ये? देखिए, हेल्थ कार्ड एक बहुत ही फलाही रियासत के हवाले से अगर बात करें तो बहुत ही एक अच्छा प्रोजेक्ट था, जिससे 10 लाख तक के इलाज की सहूलत थी। लेकिन बदकिस्मती हमारे यहाँ ये है कि हम जो फलाही काम हैं वो चंद हॉस्पिटल्स ने लिए हैं और दे आर नाउ बिलियनेयर्स थ्रू दिस स्कीम। खुद नवाजा कह रहा है राव साहब, आपको पता है सब प्लानिंग करके इसमें इम्पोर्टेंट बात जो मैं बताना चाहता हूँ वो ये है कि आप सरकारी देखिए मुलाजिम खोखर की साहब तरह हर से बात में पहले बात इतनी करते हैं कटौती कर रहे हैं, तो उनको जो टैक्स है वो ना हर डॉक्टर टैक्स चीज में देते हैं, खोखर साहब ना देखिए वकील बात टैक्स करते देते हैं, हैं। ना और बाद में ना उन्होंने मुझे ताजर कहना है टैक्स कि आप देते बोलते हैं, हैं, ना हमारी सनत बात। का टैक्स देते आप हैं। देखिए। सरकारी मुलाजिम की तरह से टैक्स कट जाता है क्योंकि वो खुद जितना मजबूरी होती मर्जी है। बोले। लिहाजा आप देखें जब हर सरकारी मुलाजिम को तनख्वाह मिलती क्या है, अब उसमें प्रीमियम जो है हेल्थ का भी काटा जाएगा। हेल्थ की जो फैसिलिटी है वो फ्री होनी चाहिए और सरकारी मुलाजिम की तरह से हेल्थ का प्रीमियम नहीं कटना चाहिए और इनको फ्री ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। अब देखिए इतने पहले हर सरकारी मुलाजिम की जो तनख्वाह है उसमें एक सरकारी मुलाजिम है, एक भाई, दूसरा भाई कारोबार करता है, कारोबार वाला भाई आगे निकल गया, सरकारी मुलाजमत वाला भाई है उसकी तनख्वाह कम हो गई है। आप खुद अंदाजा करें, आप रोजाना प्रोग्राम करती है, आप फैमिली वाली हैं, आपको भी पता होगा फैमिली में, तो लिहाजा सरकारी मुलाजिम की तनख्वाह से ये जाती है, ये नहीं कटना चाहिए। हुकूमत को सरकारी मुलाजिमिन कम से कम जो है, बल्कि मैं सरकारी मुलाजिम नहीं कहता, मैं तो हर पाकिस्तानी शहरी को कहता हूँ कि अस्पतालों में इलाज उनको फ्री होना चाहिए। आप देते क्या लोगों को, इलाज तो फ्री दें। लेकिन देखिए जी, जिस तरह से निगरान वज़ीर आला मुतहरिक नजर आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हेल्थ डिपार्टमेंट की बेहतरी के लिए हर मुमकिन इकदाम करेंगे और हम सबको मिलकर इसके लिए काम करना है। सो प्लीज़ आप लोग भी अगर अस्पतालों में जाएं, जिम्मेदार शहरी होने का सबूत दें, जहां कहीं खराबी है उसको हाईलाइट भी करें, हम तक पहुंचाएं, हम ज़रूर जो है इसको ऊपर तक पहुंचाएंगे और आपका मसला हल कराने की कोशिश करेंगे। ब्रेक होगी, ब्रेक के बाद अगली खबर हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन। खाद की किल्लत, ब्लैक में फरोख्त के खिलाफ किसान बोर्ड का एहतजाज। जी खोखर साहब, बिल्कुल इस हवाले से मैं बताऊं कि जो ज़रई अजला है, पंजाब ज़रई सूबा है और पाकिस्तान ज़रई मुल्क है, लेकिन यहाँ पर बड़े अफसोस की बात है किसानों को खाद नहीं मिल रही। अब अगर खाद मिल रही है तो ब्लैक में मिल रही है। और पहले जो यूरिया खाद है जो सरकारी रेट है उसका 3650 रुपए फी बोरी है, यूरिया खाद का रेट। इतनी महंगी खाद है, फिर पानी इतना महंगा ट्यूबवेल का लगाना पड़ता है, नहरी पानी महंगा लगता है, फिर बीज देखे, फिर स्प्रे देखे, किसान बेचारा तो पिस जाता है और आगे से फसल की जो कीमत है वो 8 जो है ना वो खा जाते हैं। किसान बेचारा जाए तो कहां जाए। अब इसका ये हो रहा है कि लोग अपनी काश्तकारी छोड़ रहे हैं, छोड़कर हाउसिंग सोसाइटियां बन रही हैं और पाकिस्तान ज़रई मुल्क से जो है ना वो हाउसिंग सोसाइटियों की तरफ जा रहा है। और इस वाले से देखे कि बुरे वाला मेरा शहर है, वहां पर लोगों को खाद नहीं मिल रही। खाद के लिए लोग क्या करते हैं, डीसी की सिफारिश करनी पड़ती है। मैंने 1-2 जगह सिफारिश की और सीएम सेक्रेटरी से और सिविल सेक्रेटरी से सिफारिश कराई, डीसी को फोन कराया या मैंने खुद डीसी को फोन किया, फिर उस बंदे को खाद मिली। डीसी की सिफारिश हाँ, तो अगर आप यहाँ पर यही लात रहे तो राव साहब मसला तो फिर आने वाले टाइम में खोखर साहब तो बुरे वाला की बात करते हैं, बुरे वाला काफी दूर है और बिल्कुल वो एक जो हमारे पास एग्रीकल्चर पॉकेट है वो है भी, वो फूड बास्केट जिसको कहते हैं। अब गुजारिश ये है कि लाहौर शहर में ही अगर हम सिर्फ बात करें, जो जहाँ पर सबकी नज़र है, जहाँ पर सिविल सेक्रेटेरिएट है, जहाँ पर चीफ सेक्रेटरी बैठते हैं, जहाँ पर हुकूमती मशीनरी डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स के हवाले से बड़ी एफिशिएंट नज़र आती है, लेकिन खाद की दस्तयाबी के लिए मुझे नहीं पता कि किसकी आस लगाए बैठे हैं। खोखर साहब ने भी रेट बताया 3650 रुपए जी, और 5200 रुपए में ये फरोख्त हो रही है। लाहौर शहर का 1,25,000 एकड़ एरिया सिर्फ बचा है
जो कि हाउसिंग सोसाइटीज के माफिया से बच गया है, उसको काश्त करने के हवाले से जो छोटे छोटे अब काश्तकार बचे हैं 20-20 एकड़ के, बहुत बड़ी बात होगी किसी के पास अगर 20 एकड़ यहाँ पर है या 30 एकड़ है, बाकी 5-5, 6-6 एकड़ वाले लोग हैं और वो अपना दाना पानी उगाने के लिए ये उनको खाद की जरूरत होती है, लेकिन हालात और सितम ज़रीफ़ी ये है कि वो दस्तयाब नहीं है, 5200 रुपये में भी दस्तयाब नहीं है। और इस पर तमाम जो असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं वो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे, जिसकी वजह से जो धक्के खाने पड़ रहे लोगों को। खोखर साहब ने कहा कि मैं बुरे वाला में सिफारिश करा के तो फिर मिली। अब मुझे बताएं, खोखर साहब ने तो सिफारिश कर दी तो उसको मिल गई, जिसके पास सिफारिश नहीं है वो कहाँ जाएगा? तो अगर खाद ही नहीं होगी तो आपकी जो गंदम की फसल है आगे, अब टाइम आपका गंदम की फसल की है, तो क्या उससे वो आपकी पैदावार मुतासिर नहीं होगी? और फिर आपको फूड बास्केट पंजाब हम इसको कहते हैं, लेकिन आपको कल को फिर गंदम इंपोर्ट करना पड़ेगी, बिलियंस ऑफ रुपीस हम खर्च करेंगे उस पर। फेडरल गवर्नमेंट का वैसे ये सब्जेक्ट है, महकमा इसमें में सनत व पैदावार का ये सारा सब्जेक्ट है, लेकिन इस पे प्राइम मिनिस्टर साहब को बिल्कुल नोटिस देना चाहिए, मुतल्लका हुकाम को, डीसीज को थोड़ा एफिशिएंटली करना पड़ेगा, जखीरा अंदोजी को सिर्फ उस पर कंट्रोल कर लेना, मसला ये है। तो तब भी खाद मौजूद है, लेकिन चूंकि ब्लैक में बेचनी है हमने और हमने डबल पैसों में बेचनी है, किसानों को तंग करना है, ये रविश बरकरार रखी है सभी ने, जिसकी वजह से आज ये खमियाजा भुगता है। और लाहौर शहर जैसा, लाहौर शहर में नहीं मिल रही तो मैं बुरे वाला या विहाड़ी या मुल्तान डिवीजन के दूसरे अजला या डीजी खान या रहीम यार खान की बात कैसे कर सकता हूँ? हाँ, ये तो फिर आपका मेन शहर लाहौर में नहीं मिल रही, तमाम आपकी शादरा में नहीं मिल रही, जहाँ पर तो हर तीसरे दिन वज़ीर आला पंजाब जाते हैं वो मुआयना करने, वहां पर ये सूरत हाल है। तो नहीं जी, इस पे नोटिस लेना चाहिए, किसानों को उनका हक मिलना चाहिए। अगर उनका काम चलता रहेगा तो आपके मुल्क में खुशहाली रहेगी। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद अगली खबर। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। खबर ये है, लीगी उम्मीदवारों के इंटरव्यू फैसले मेरिट पर करेंगे। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ये कहते हैं इंटरव्यूज का सिलसिला तो मुकम्मल हो चुका है, अब बाकी क्या है? इंटरव्यूज का सिलसिला अभी मुकम्मल नहीं हुआ, अभी तो 7वां ये इजलास था। कल सबसे पहले सरगोदा डिवीजन के इंटरव्यूज हुए, फिर रावलपिंडी डिवीजन के इंटरव्यूज हुए, उसके बाद जेलम अटक चकवाल और उसके बाद मुल्तान डिवीजन्स तक के इंटरव्यूज जो है वो हो चुके हुए हैं। अलबत्ता चूँकि ये इसको चेयर खुद मियां नवाज शरीफ और साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इसको खुद चेयर कर रहे हैं, तमाम जो डिवीजनल कमेटीज़ इन्होंने बनाई थी उनकी रिकमेंडेशंस पे आने वाले तमाम उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़ तफसीलन उनसे बात भी की जाती है, उनसे बराह रास्त मुखातिब भी होते हैं मियां नवाज शरीफ, और फिर प्रपोजल्स भी उनके वाले से जो 35 रुकनी बोर्ड है वो भी तैयार करता है। तो इंटरव्यूज़ का मरहला तो लगता है कि कल जिस तरह से कल जैसे हमने देखा भी कि बड़ा तवील इंटरव्यूज़ हुए हैं, यानी मियां नवाज शरीफ ने कल फूलनगर जाना था 3 बजे तो वो उनको कैंसिल करना पड़ा क्योंकि तादाद उम्मीदवारों की ज्यादा थी। 137 उम्मीदवारों के पार्टी के लिए भी चैलेंज होता है राव साहब सिलेक्शन। ऑब्वियसली ये सिलेक्शन है, लेकिन इससे बड़ा जो सिलेक्शन है, इससे बड़ा जो चैलेंज सामने आ रहा है वो अभी सीट एडजस्टमेंट के हवाले से। पहले तो मुस्लिम लीग नून ये कहती थी कि हमने सीट एडजस्टमेंट करनी ही नहीं है, साढ़े कोल ते कैंडिडेट ही बड़े ने, साढ़े कोल ते भरमार है। लेकिन अब IPP के साथ, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ जो बातचीत चल रही है, कमेटी बनी है सीट एडजस्टमेंट के हवाले से, उसमें एक नया चैलेंज आएगा सामने, क्योंकि ये उनको लिफ्ट कराना चाहते हैं, क्योंकि पंजाब मुस्लिम लीग नून पंजाब से जो कौमी असम्बली की नशिस्तें हैं 141 में से ये चाहती है कि 110 से 15 सीटें ये जीतें। तो 115 सीटें तो जीतने के इस तरह से कि अगर आप अपने कैंडिडेट्स को, अपने पुराने जो वर्कर्स हैं उनको अगर इग्नोर करेंगे तो फिर उनका परसूने हाल क्या होगा। लेकिन साथ में ही मैं आपको ये बता दूं, खोखर साहब की बेकरारी में समझ रहा हूं कि जो लोग निगलेक्ट होंगे, सीट एडजस्टमेंट की वजह से मुतासिर होंगे, उनके लिए भी 5 रुकनी एक फार्मूला, उनकी अहलिया या मसीरा को टिकट मिलेगा, सेनेट का होगा या फिर हुकूमत बनने के बाद महकमों में एडजस्ट किया जाएगा।
तो महकमों में एडजस्ट करने के लिए 5 ये निकाती जो फार्मूला ये भी मुरतब कर इसमें असल जो इस वक्त जो पार्टी इलेक्शन में जो दौड़ रही है वो तो एक ही पार्टी है, नून लीग पार्टी। अगर वो भी नहीं जीती, उसको भी कैंडिडेट के लिए इंटरव्यू करने पड़ते हैं, तो फिर क्या कहा जा सकता है? वो मुखालफ तो उन्होंने अपने रहने नहीं दिए, और जिनके पास अवाम का मैंडेट का दावा किया जाता तो दूसरी पार्टी, उनको इन्होंने जेल में बंद किया हुआ है। तो ये इलेक्शन होगा या सिलेक्शन होगा, ये भी तो बता देना। सवाल अपनी जगह पे अलग है ना, यहाँ तो एक पार्टी की बात हो रही है। वो अगर आप बात करेंगे तो लेवल प्लेइंग फील्ड की, अगर आप बात करेंगे तो वो तो एक डिबेटेबल इशू है। डिबेट ऑब्वियसली ये लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए, साफ और शफाफ इंतखाबात होने चाहिए। आपके मुल्क की सलामती की जमानत ही साफ और शफाफ इंतखाबात हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून इस वक्त तो एक ही जमात है जो तमाम काम किए जा रही है। वर्कर्स कन्वेंशन भी पैरेलल चल रहे हैं, साथ साथ में इंटरव्यूज का सिलसिला भी जारी है। 18 को मियां नवाज शरीफ सिंध भी जाएंगे और ऑलरेडी KPK से हुआ इंसान का दौरा कर चुके हैं। पंजाब में यौमी रोजाना 8-10 घंटों के जो नशिस्तें वो चल रही हैं। लेकिन जो लेवल प्लेइंग फील्ड है वो मुख्तलिफ हलकों को उसके बारे में सोचना चाहिए, स्पेस देनी चाहिए। जो 9 मई का एक एलिमेंट है, 9 मई के एलिमेंट के अलावा भी जो हम सवाल करते हैं मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं से, तो वो यही कहते हैं कि PTI पर पाबंदी के हक में नहीं है, लेकिन PTI को देखना भी नहीं चाहते। यानी जो कॉल ऑफ फेल में तजाद है, ये कॉमनैलिटी है और ये नजर भी आती है। लेकिन बहरहाल हमने 2018 में मुस्लिम लीग नून को कॉर्नर किया गया था, वो भी गलत था। आज तहरीक इंसाफ को कॉर्नर किया जा रहा है, ये भी गलत है। नहीं जी। और फेयर शफाफ इंतखाबात वक्त की अहम जरूरत है और हम सब इसी के हक में हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के वक्त के लिए। नाज़रीन, हम ब्रेक होगी, हेडलाइंस होंगी और फिर हम आपको ज्वाइन करेंगे। आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। कुछ चीज़ें हम इसलिए डिसाइड करते हैं कि आपको उसकी अहमियत बताएं और बताएं कि आपने केयर कैसे करनी है। आंखें अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। ये दुनिया जो रंगीन नज़र आ रही है, ये कुदरती हुस्न जो हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं, ये खूबसूरती ये सिर्फ़ और सिर्फ इन आँखों की वजह से है। आँखों की इस नेमत की कदर जानिए, समझिए और सिर्फ उन लोगों के बारे में सोचिए कि जिनके पास ये नेमत नहीं है। वो कुछ भी नहीं देख सकते, इस ज़िंदगी के खूबसूरत नज़ारों को एंजॉय नहीं कर सकते। तो आज के प्रोग्राम का आगाज़ से पहले सबसे पहले उस खुदा का शुक्र अदा करें जिसने हमें आंखें अता की हैं, जिसकी वजह से हम अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे हैं और अपने इर्द गिर्द इस तमाम कुदरती हुस्न को, अल्लाह ताला की नेमतों को हम देख सकते हैं। सो आज का हमारा टॉपिक होगा जी स्मॉग अभी भी बरकरार है। हमने अपनी आंखों की हिफाजत कैसे करनी है, कॉर्निया ट्रांसप्लांट क्या है, किन लोगों को इसकी ज़रूरत पड़ती है, कब करवाना चाहिए, वक्त पर कराना कितना ज़रूरी है। हमारे साथ जी आई स्पेशलिस्ट मौजूद हैं, प्रोफेसर डॉक्टर हुमा कियानी साहिबा। वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। थैंक यू सो मच, आपके टाइम का भी बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने कहा कि आंखें अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, इनकार नहीं है इससे। थोड़ा सा भी कोई प्रॉब्लम हो जाए ना तो मैं कहती हूँ कि बस आपको लगता है कि पता नहीं क्या हो जाएगा। बुनियादी तौर पे मुझे सिर्फ ये बता दें, हमने अपनी आंखों की हिफाजत करनी कैसे है, स्मॉग पे फिर हम आएंगे। एक तो है कि अल्लाह ताला ने आपको खुद ही इतनी खूबसूरत आंखें दी हैं, ठीक है, आपको भी, मुझे भी और सबको, अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह ताला ने आपको प्रोटेक्टर भी दी है। ये जो आपकी आईलिड्स है ना, जो छप्पर जिसे कहते हैं उर्दू में, ये आपकी खुद ही इतनी बड़ी प्रोटेक्टर है। आप जब ब्लिंक करते हैं, एक मिनट में कम का 18 से 20 दफ़ा ब्लिंक करते हैं। ये जो ब्लिंक है ये आपको इतनी खूबसूरती से आपकी आई की जो है फ्रंट ऑफ द आई जो कॉर्निया होता है उसको लुब्रिकेट कर देती है और आपकी प्रोटेक्ट है। कोई आंख पे चोट लग जाए या आपकी आंख की तरफ हवा भी लग जाए, एकदम बंद कर देती है। तो आपकी एक नेचुरल प्रोटेक्शन तो खुद ही है इन द फॉर्म ऑफ आईलिड्स। उसके अलावा जो आपकी प्रोटेक्शन है वो ये होती है, आप आर्टिफिशियल टेयर्स डालते हैं या ये जो गैजेट्स हैं इनसे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन थोड़ा कम करें। और उस लिहाज से आप अपने आप को ना लुब्रिकेशन करें, सन ग्लासेस लगाएं और रेस्ट करें। आई थिंक आंखों को हम जो रेस्ट नहीं देते ना, तो अगर हम जो रेस्ट करें और अपनी नेचुरल जो चीज़ें करें तो खुद ब खुद ही ये प्रॉपर नींद भी आपकी आंखों को बहुत ज़रूरी है। 8 से 10 घंटे हम जो कहते हैं मिनिमम, जिस तरह दुनिया भी कहती है आप 8 आवर्स की तो स्लीप करें, तो हम जितना कम करेंगे तो आंखें आपकी ड्राई हो जाती हैं। तो उसको प्रोटेक्ट के लिए आप अपनी नींद पूरी करें, मल्टीविटामिन्स लें जो आंखों के साथ बहुत अच्छी हैं, प्रोटेक्टिव सन ग्लासेस लगाएं और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें आपको आईलिड्स दिए हैं जो खुद ही प्रोटेक्ट करती हैं। बिल्कुल। सो अब स्मॉग स्टिल है, आगे भी रहनी है, हमने अपनी आंखों की हिफाजत कैसे करनी है?
पहले तो ये कि जिसे प्रोटेक्ट कैसे कर लें, तो जो आपकी स्मॉग है वो है क्या, स्मोक है। स्मोक और आपकी फॉग मिला के एक चीज़ बन गई। अब इस स्मोक के अंदर आपके कंटेंट्स ऐसे हैं जो आपकी बॉडी के अलावा आई को भी इफेक्ट कर रहे हैं। ये आपकी जी इरिटेशन करती है, इरिटेशन होती है, लगता है कि आंख में कोई चीज़ बर्न कर रही है, जैसे आप लगता है आग लगी होती है, आप देखते हो उसके पास में जाओ तो हीट महसूस होती है, उसी तरह आई में हीट महसूस होती है, क्योंकि आई के अंदर इतनी ज़्यादा नर्व्स है ना और सेंसिटिव होते हैं कि अगर कोई चीज़ गर्म भी लगे तो ये एकदम एक्सपोज हो जाती है जी। तो एज ए प्रोटेक्टर तो हम ये कह सकते हैं कि स्मॉग अब पता नहीं कब जाएगी, क्योंकि हमारी क्रॉप बर्निंग भी होती है, और फिर हम अब जो विंटर्स आ रही हैं तो हमें तो बहुत शौक है ना बॉन फायर, फिर हम ट्रैवल भी कर रहे हैं तो हमारी जो अपनी फ्यूम्स निकलती हैं गाड़ी से, हम उनको कैसे रोकें। बिल्कुल होपफुली हम कर पाएंगे, लेकिन अगर जब नहीं है तो ये कि सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आप मैं नहीं कहूँगी कि बहुत जाना आपको बाहर नहीं जाना, लेकिन अगर आप मिनिमाइज थोड़ा सा कर लें बाहर, बहुत इस मौसम में बाहर जाना, सन ग्लासेस लगाएं, यूवी प्रोटेक्टर्स लगाएं, और ये सन ग्लासेस वो नहीं है कि जो सिर्फ फैशनिक बाहर होती हैं, इट्स हैज टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द साइड्स आल्सो। तो ये प्रोटेक्ट होगी तो फ्यूम्स और वो चीज़ें आपकी आंख को टच नहीं करती। आप अगर आपने आर्टिफिशियल टेयर्स नहीं डाली तो वॉश करें अपने आइज़ को, ठीक है। अच्छी ग़िज़ा, जो अच्छी ग़िज़ा होती है, खाते में पानी, अगर आप बहुत अगर पानी पिए हैं रेगुलरली पिए तो ये खुद ब खुद ही हाइड्रेशन बढ़ा देते हैं। मुझे ये लगता है कि अच्छा पानी वैसे ही आपकी खुराक के ये डाइजेस्ट करने के लिए बहुत जरूरी है, आंखों के लिए जरूरी है, ये मैंने आपसे इसलिए क्योंकि हाइड्रेशन देखिए आपकी स्किन को चाहिए ना, आई भी तो एक ऑर्गन है, तो अगर आप अपने आप को हाइड्रेट करेंगे तो ये जो होती है कि जो डिहाइड्रेशन जो होती है वो कम हो जाती है। और एक और चीज़, स्मॉग के मौसम में जो ये कॉन्टैक्ट लेंसेज हम लगाते हैं ना, खर्च बाहर जाते हैं तो ये चूँकि आई के साथ इन टच होती है, जो कॉन्टैक्ट लेंस होते हैं, तो ये हाइड्रेशन और कम कर देती है। ठीक है, तो उसमें ये होता है कि अगर आपको ज़रूरत ज़रूर लगाएं, लेकिन ये कि उसका टाइम लिमिट कर दें, थोड़ा सा कम कर दें, और उसकी जो है आर्टिफिशियल टेस्ट नहीं तो वॉश, अगर आप सिंपल आई वॉश भी करें ना, हल्का सा जैसे छप्पे मारने, झटके मारे तो वो आप करें, उससे बहुत बेहतर हो जाता है। सही, अगर आप बाहर कहीं जा रहे हैं तो आपने घर आके वापस ये प्रैक्टिस करनी, बिल्कुल करनी। और बाहर के लिए सन ग्लासेज, आई थिंक दैट्स द बेस्ट थिंग। अगर आप यूवी प्रोटेक्टर जिसे कहते हैं, आपकी पोलराइड होती हैं जो डिफरेंट कलर की होती हैं, जो चेंज करती हैं, एंटी ग्लेयर लाइट एक्सेसिव निकाल देती हैं, तो अगर आप देखें अपने आई के आगे अपने एक चीज़ लगाएं, नाइस स्मार्ट सन ग्लासेज, तो आपकी फ्यूम्स आपके आई को कांटेक्ट तो नहीं करेंगी, बिल्कुल क्लियर हो गया। तो एक सिंपल सी चीज, आप सन ग्लासेस प्रॉपर लगाएं तो आप थिंक दैट विल प्रोटेक्ट योर आईज। तो ये बेसिक वो एक बुनियादी कहते हैं ना कि चीज़ है जो सबको फॉलो करनी है, आप स्मॉग से अपने आप को महफूज रख सकेंगे। हमने ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आएंगे। डॉक्टर साहब हमारे साथ ही मौजूद है, ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। प्रोफेसर डॉक्टर हुमा कियानी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जिसकी तरफ आने वाले हैं हम जी, कॉर्निया ट्रांसप्लांट। ये बेसिकली है क्या और किन लोगों को ज़रूरत पड़ती है डॉक्टर साहिबा? अच्छा जी, कॉर्निया इज़ आपकी जो आई का फ्रंट का पार्ट है, इसमें कभी कभी अनफॉर्चुनेटली इन्फेक्शन हो जाती है। इन्फेक्शन होती है कभी कभार, कुछ बच्चे पैदाइश से ही जो होते हैं इसके ये वाइट होती है, ठीक है, तो जिसमें कहते हैं कॉर्नियल ओपेसिटी। अगर इन्फेक्शन हो जाए या किसी की वजह से ये कॉर्निया आपका वाइट हो जाए और पूरी रेस्ट ऑफ द आईज हेल्दी, क्योंकि देखें हर चीज़ के बॉडी के भी सेक्शंस होते हैं ना, आपको दो हाथ हैं, दो टांगे हैं, ऐसा करके, तो आई के भी डिफरेंट सेक्शंस होते हैं। अगर कॉर्निया वाइट हो जाए, जिसे हम कॉर्नियल ओपेसिटी कहते हैं, तो ये आपकी लाइट को ब्लॉक कर देगी। ठीक, तो आपकी जो दुनिया में आप सारा देख रहे हैं वो इमेज पीछे के पर्दे पे नहीं जाएगा। ठीक है, अब ये इट्स लाइक आप समझिए कि एक आप शीशा है, शीशा वाइट हो गई, क्लाउड आ गया सामने। ठीक, तो अगर आप कॉर्निया को इस कॉर्निया को रिमूव कर दें और डोनर कॉर्निया, जस्ट डोनर कॉर्निया से ट्रांसप्लांट है, आप ट्रांसप्लांट कर दें इधर, तो उनको नजर आना शुरू हो जाता है दोबारा। सो दिस इज व्हाट इज मेंट बाय कॉर्नियल ट्रांसप्लांट। अब कॉर्नियल ट्रांसप्लांट आप किससे ले सकते हैं? आप हर एज से ले सकते हैं एक्सेप्ट 1 ईयर, सिर्फ 1 साल से पहले बच्चे, और जब बहुत बुजुर्ग हैं, इसलिए क्योंकि जो बच्चे छोटे होते हैं उनका जरा कॉर्निया भी डेवलप हो रहा होता है, और जो बहुत बुजुर्ग होते हैं उनके सेल्स वगैरह कॉर्निया खुद ही थोड़ा सा हेल्दी नहीं रह जाता है। इन बिटवीन के आप जो है कोई कर, लेकिन इसके लिए इम्पोर्टेंट है कि वो डोनर जो है उसने आप रजामंदी दी हो या उसकी फैमिली ने रजामंदी दी हो, और ये तब होता है जब वो इस दुनिया से चले गए होते हैं, तो उस वक्त कॉर्निया, उनकी वफात के बाद ये कॉर्निया हम वो जो है उनसे डोनर जब साइन जो होते हैं वो लेते हैं और उसके बाद फिर हम डोनेट करके लगाते हैं। डॉक्टर साहब ये सेफ है और इससे क्वालिटी ऑफ आई आपकी बिल्कुल ठीक रहती है? कोई आगे जाके साइड इफेक्ट, क्योंकि जिन्होंने अब लगाना है ना उनको 100 सवाल आपके जहन में आ रहे होते हैं कि ये तो नहीं हो जाएगा, ये तो नहीं हो जाएगा, सो ये 100% सेफ है? देखिए कॉर्निया कहीं पे भी आप ट्रांसप्लांट करो,
उसकी सेफ्टी तो आपके हर इंसान, आप डिफरेंट है मेरे से, हमारी बॉडी बिल्कुल डिफरेंट है, मैं कैसे रिएक्ट करूंगी, आप कैसे रिएक्ट करें, डिफरेंट है दोनों का। तो वो जो है कि उसमें इनको जब आप लगाते हैं तो ये नहीं आज लगा दिया तो कल से आ गया, उसकी हीलिंग होती है। ठीक है, कॉर्निया को हील होना होता है, उसको फिर आपने स्टीरॉइड्स देने होते हैं, उसको आपने उसकी इम्यूनिटी को कंट्रोल करना होता है कि वो खुद ही ना रिजेक्ट कर दे। बॉडी आपकी कभी कभार यूल बी सरप्राइज्ड, जो डायबिटिक्स हैं, ये थायराइड है, आपकी बॉडी अगेंस्ट उसके कर रही है ना, तो आपने कोई चीज़ अगर डोनर किसी का लगाया है तो आपको उसको ऑलमोस्ट 1 साल तक हम उसको वॉच कर रहे होते हैं। उसके बाद कुछ महीनों तक एंटीबायोटिक्स, स्टीरॉइड्स, सब चीज़ें चल रही होती हैं और फिर हम साल बाद उनके सूचर्स, जिसे स्टिचेस कहते हैं, उसको निकालते हैं। ऑन एंड ऑफ चीज़ें पड़ती हैं, लेकिन ये कि उनकी क्वालिटी ऑफ विजन बहुत इंप्रूव कर जाती है अगर वो रिजेक्ट ना करें। और रिजेक्शन के चांसेस कम होते हैं क्योंकि इसमें ऐसी कोई चीज़ मौजूद नहीं, जैसे किडनीज होती हैं, अगर आप ट्रांसप्लांट करोगे तो वो या तो फैमिली देती है या उसकी RH कंपैटिबिलिटी, बहुत सी चीज़ें देख रहे होते हैं। कॉर्निया में ज़रूरत नहीं पड़ती, कॉर्निया को हेल्दी होना होता है और कॉर्निया आप किसी से भी ले सकते हैं और डोनर पे लगा सकते हैं, प्रोवाइडेड कि उस डोनर कॉर्निया में भी कोई इन्फेक्शन ना हो या ऐसी कोई चीज़ ना हो कि आपको के लगाते साथ ही रिजेक्ट हो जाएगी। फिर आई मस्ट से कि इस तमाम ऑपरेशन के अमल के दौरान आपके डॉक्टर का भी माहिर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो किस सेफ तरीके से उसको लगा रहा है, उसमें कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, ये सब चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। तो आप किसी भी डॉक्टर के पास नहीं जा सकते ये कराने। नॉट एट ऑल। ये तो होता है कि एक तो जिस आपको इसके लिए होटा के लाइसेंस चाहिए, ठीक है। अब वो जो ह्यूमन ऑर्गन, पाकिस्तान ह्यूमन ऑर्गन है, उससे पहले आप पूरा जाते हैं, वो 1-2 साल आप उस प्रोसेस से गुजरते हैं। आपने लाइसेंस लेना है, आपने नाम डॉक्टर्स के देने जो ये करेंगे, दे शुड बी एक्सपीरियंस्ड इन दिस। और इसके अलावा ये कॉर्नियाज आते कहाँ से, आई जस्ट वांट टू ब्रिंग इट टू, ये एज अ थैंक यू करना चाहती हूँ टू द पीपल हु इज प्रोवाइडिंग इट। हमारे पास जो कॉर्नियाज आ रहे हैं, मैं फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी में हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूँ, तो हमारे पास फातिमा जिन्ना एलुमना है जो है, जो बाहर है US में और कनाडा में, वो उन्होंने फंड जनरेट करते हैं और उन फंड्स को जनरेट करके हमें कॉर्नियाज 5 पर वीक मंथ करके वो भिजवाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ये उनके फंड्स हैं और वो हमें वहाँ से अमेरिकन हाई क्वालिटी जो होते हैं वो कॉर्नियाज आते हैं, हम यहाँ पे स्क्रूटनी करके अपने पेशेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट ये कॉर्नियाज ट्रांसप्लांट करें। हमने बुक किए होते हैं, प्रायोरिटी पे रखते हैं क्योंकि यहाँ तो बहुत सारे लोग चाहते होंगे, अब हमारे शो के बाद बहुत सारे लोग राब्ता करना चाह रहे होंगे। बिल्कुल। सो आपकी प्रायोरिटी में कौन से पेशेंट्स? वो लोग जिनकी अगर दोनों आंखें डैमेज्ड हैं तो हम सबसे पहले प्रायोरिटी उनको देते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने 2 आंखें दी है ना, तो अगर एक चल रही है, अच्छी चल रही है, तो दूसरी हम उस वक्त करेंगे क्योंकि हमें लगेगा कि हमारे पास अभी पेशेंट से भी उसके नहीं है, तो दोनों अगर खुदा ना खासा किसी की आइज इन्वॉल्व हैं, कॉर्नियाज इन्वॉल्व हैं, उन्हें बच्चों को, बिल्कुल छोटे बच्चों के लिए, लेकिन टीनेजर्स जिनकी जिंदगी है, और ओल्ड एज में भी करते हैं क्योंकि वो फिर डिपेंडेंट हो जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है ना वो ये कि हम उसको एज को देख रहे होते हैं, खासकर बायलैटरल जिनकी दोनों हैं। मैं फिर ये बात कहूँगी कि जो यहाँ पे अभी तक कॉर्नियल बैंक्स नहीं है, खुदा इफ वी कैन डू दैट, अगर हम सेल्फ जनरेट कर सकें तो हम अगर ये टीम्स बना सकें, हमारे साथ हमें हेल्प मिल जाए कि हम कॉर्नियल, जैसा ब्लड बैंक होता है, हम कॉर्नियल बैंक बना लें तो हम पूरे पाकिस्तान में कॉर्नियाज प्रोवाइड कर सकते हैं। और जब तक नहीं है तो आई एम रियली ग्रेटफुल टू डॉक्टर फवाद मीर जो वहाँ पे फाउंड और सेविंग साइट्स और से बहुत से जो होती हैं जो हमें कॉर्नियाज भेज रहे हैं, स्पेशली टू द हमारे एलुमनाइज जो हमारे यहाँ से पढ़ के दुनिया में बाहर सर्व कर रहे हैं, उन्होंने हमें छोड़ा नहीं है। उन्होंने हमारे लिए बना के हमें बेसिकली अपने लोगों को इतना वो केयर कर रहे हैं कि वो कॉर्नियाज भेज रहे हैं और हम ये काम करते रहेंगे। अगर हम कॉर्निया बैंक बना लेंगे तो वी विल बी सेल्फ जनरेटिंग। जब तक नहीं बनते ये काम जो है मेरे ख्याल से सदका जारिया भी है। तो अगर हम ये कर रहे हैं और पूरी कहते हैं सिंसियरिटी से कर रहे हैं, सो एनीबडी हु हैज़ कॉर्नियल प्रॉब्लम्स दे आर मोस्ट वेलकम। ये तो अभी तक फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है। बिल्कुल। सो ये इतना ज़बरदस्त काम किया जा रहा है तो मैं चाह रही थी हम इस पर बात भी करें और बहुत ज़रूरी है आप लोगों को इसके बारे में बताना। जहाँ कहीं आपको लगता है किसी को ज़रूरत है तो प्लीज़ ये इन्फॉर्मेशन उन तक पहुँचाएं। दी एंड आप मैसेज क्या देना चाहेंगी देखने वालों को? मैं सबसे ये कहना चाहूँगी कि अपना बहुत ख्याल रखें, पूरी अपनी हेल्थ, अगर हेल्थ है तो आज आप मैं यहाँ पे बैठे, हम खुश हैं, हम हर चीज़ को एंजॉय करें। और किसी ने एक बड़ी बात खूबसूरत की थी कि हेल्थ का क्राउन जो है ना वो उनको नजर आता है जो बीमार हैं, उनके क्राउन्स के ऊपर है और हम उसकी कदर नहीं करते। अपनी हेल्थ की कदर करें, अपनी आंखों की कदर करें। बिल्कुल, क्योंकि हमारी जान है, जिंदगी है, सेहत है तो सब कुछ है। थोड़ा सा आप बीमार हो जाए तो यकीन माने कुछ नहीं अच्छा लगता। सो अपनी जान की हिफाजत करें, अपनी सेहत की हिफाजत करें। थैंक यू सो मच आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन हम ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस।
वेलकम बैक वंस अगेन। सो प्रोग्राम के इस हिस्से में हम कुछ आइडियाज़ आपके साथ शेयर करने वाले हैं। मेरे ख्याल से जितनी ज़्यादा ऑप्शंस हो जाती हैं हमारे लिए सिलेक्शन उतनी ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। शादियों का सीज़न चल रहा है और बहुत लोग परेशान हैं कि जी इन क्या है फैशन में, हमें बनाना क्या है। अब बहुत सारे लोग पूछते हैं कि अच्छा जी फ्रॉक्स चल रहे हैं, शर्ट्स चल रही हैं, आपको क्यूलेट्स की तरफ जाना चाहिए, स्ट्रेट पैंट्स की तरफ जाना चाहिए, कलर्स कौन से होने चाहिए, क्योंकि आपके बहुत सारे शादियों के इवेंट डे टाइम में भी हो रहे हैं। सो इन सब पे हम बात करेंगे। हमारे साथ फैशन डिज़ाइनर मौजूद हैं जी, चांदनी अरूज, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच चांदनी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। जैसे मैंने कहा कि ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं तो सिलेक्शन बहुत मुश्किल हो गई हुई है। सबसे पहले हम ब्राइडल के जोड़े पे बात कर लेते हैं। कौन से कलर आप रिकमेंड करती हैं? अगर हम अपने पाकिस्तानी कल्चर को देखें और हमारी जितने भी एक हिस्ट्री है पाकिस्तान की, तो डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। अब इसमें यह है कि आप अपने कलर्स में जैसे आपको पसंद होता है कि अगर आपको रेड पहनना है, इवन आपको मरून्स के कोई टोन्स पहनने हैं या आपको उसको मिक्स एंड मैच में करना है, तो आई थिंक इट्स कम्प्लीटली ऑन द ब्राइडल साइड। मैं उनको पूरी लेवरेज देती हूँ। नॉर्मली लोग ना प्रेफर यही करते हैं कि सुर्ख जोड़ा होना चाहिए, सुर्ख जोड़ा होना चाहिए। कलर टोन थोड़ी डिफरेंट हो जाती है, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे लोग उसको समझते हैं कि अच्छा भाई शादी का कलर तो यही। बिल्कुल, लेकिन अभी ये मोनोटनी टूट रही है। आई गेस जो यंग गर्ल्स हैं उनको ये होता है कि हम कुछ ना कुछ नया क्रिएट करें, कुछ नया पहने, जो हमारे अम्मियों ने, हमारी दादियों ने, हमारी नानियों ने पहन लिया हुआ है। हालांकि मेरे ख्याल से अगर जो चीज़ हमारी पहली हमारी माएँ या हमारे उनके जो कपड़े हैं हम उनको भी देखें, ट्रंक शो करें या कुछ भी करें, तो वो बड़ी एक अच्छी और नफीस चीज़ है जो कि आजकल मेरे ख्याल से मिलना नहीं मिलता। अब हर कोई करता है कि वो कमर्शियल काम की तरफ जा रहा है, बारीकियों पे नहीं जाते, बस रेडी टू वेयर किया, आपने मिक्स एंड मैच किया, पहन लिया। बट आई थिंक थोड़ी सी क्रिएटिविटी और थोड़ी सी जो है ना वो चीज़ों की डिटेलिंग तो होनी चाहिए। आपका स्पेशल इवेंट होता है, उसके लिए तो आपको फिर कुछ स्पेशल तैयारी करनी चाहिए। अच्छा जी, हम बहुत सारी ऑप्शंस वलीमे के कलर के लिए लोगों के पास होती हैं। बिल्कुल। सो आपके पास जो लोग आते हैं, क्या आप उनको रिकमेंड करती हैं कौन से कलर्स की तरफ जाना चाहिए? मेरे ख्याल से अभी जो वलीमा के कलर्स हैं वो आई गेस जैसे एक बिग डे का कलर होता है, वो तो आपको पता है कि वो मरून, रेड्स एंड डार्क कलर्स में ही जाता है। बट उस पर फिर वो सेकेंड डे का कलर हमेशा न्यूट्रल, मोनोटोन्स और इस तरीके के जो पेस्टल कलर्स हैं उसमें चला जाता है। बट अभी कुछ रिसेंटली एक ट्रेंड है जिसपे कि ऑल जो है गोल्ड चल रहा है, जिसमें पूरा ड्रेस जो है वो ऑल गोल्ड में आ जाता है, तो वो उस पर सिल्वर काम आ जाता है, जिसे गंगा जमनी हम काम कहते हैं। तो उस तरीके का काफ़ी मिक्स एंड मैच काम चल रहा है। सही। अच्छा जी, मुझे लगता है वो जो एक कॉन्सेप्ट था ना कि बहुत हैवी जोड़ा ब्राइडल का होना चाहिए, अब वो भी ट्रेंड कम होना शुरू हो गया। आप क्या रिकमेंड करेंगी लोगों को कि वाकई आपको बहुत हैवी जोड़े की तरफ आना चाहिए या आपके जोड़े में स्पेशल क्या होना चाहिए? अगर आपने अपना ब्राइडल पहनना है तो आई थिंक थोड़ा बहुत हेवी होना चाहिए, क्योंकि इट्स अ बिग डे। और लेकिन ये है कि आप ये ज़रूर सोचें कि अगर वो आपका जोड़ा बन रहा है, वो उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लेकिन आप उसको दोबारा कहीं यूज़ कर सकते हैं। उसको ये सोच के बनाया जाए, अगर उसके डिफरेंट हम लोग पार्टिकल्स जो जितने भी होते हैं, यानी कि दुपट्टा होता है या शर्ट होती है या लहंगा होता है, हम उसको दूसरे इवेंट्स पे भी पहन लें। तो अगर आपकी इन्वेस्टमेंट आप करना चाह भी रहे हैं, आप बेशक करें, लेकिन उसको बार बार यूज़ भी करें। सही। अब वो लोग जो कि अपने शादियों के जोड़े बनवा रहे हैं, जिनके घर की इवेंट है या वैसे ही जिन्होंने शादियों पे जाना है, फॉर्मल ड्रेस किस टाइप का होना चाहिए? फॉर्मल ड्रेस में आप ये है कि अगर आप दुल्हन की बहनों वाली साइड पे या कैटेगराइज कर देती हूँ, तो उनका ये होता है कि वो ज़्यादातर मतलब ये होता है कि उनको शौक होता है अपनी बहन की शादी का, तो उनके जोड़े स्टैंड आउट होने चाहिए। और फिर उसी तरीके से कम होते होते मतलब ग्रेजुअली आप समटाइम्स मैं ये भी देखती हूँ कि पाकिस्तानी शादियों में दुल्हन से ज़्यादा गेस्ट हेवी जोड़े आ जाते हैं, और दुल्हन जो है वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स में आ जाती है कि ये लोग ज़्यादा दुल्हन लग रहे हैं हमें। सो मैं ये रेकमेंड करूँगी कि हाँ, आप लोग शादियों को अटेंड करें, पर शादियों की तरह अटेंड करें, अपनी शादी की तरह अटेंड ना करें। दुल्हन को भी मौका दें कि वो भी प्यारी लगे। सही। अच्छा, डे में बहुत सारी शादियाँ हो रही हैं, तो डे में आपको किस तरह के कलर जो हैं वो चूज़ करने चाहिए? बहुत हैवी जोड़े होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? अब क्योंकि विंटर सीजन है, तो आई थिंक जैसे आपकी कोई वेलवेट कलेक्शन निकल रही
ज्वेलरी है या उस तरीके से आप कोई काम कर रहे हैं, तो उसमें ये होता है कि आप हल्का सा क्योंकि वेलवेट इटसेल्फ बहुत हैवी फैब्रिक होता है, तो आप उसमें बहुत हैवी कोई काम ना करवाएं, बहुत मिनिमल सा काम करवाएं, लिटिल ब्रोचेस, शॉल पे इन्वेस्ट कर लें आप। कोई हल्की सी कोई अगर आप हार पहन रहे हैं तो आप कोई स्वरोस्की का हार कोई पहन लें या कुछ इस तरीके का पोल की, बिकॉज ज्वेलरी इज़ इटसेल्फ अ स्टैंडिंग थिंग कि आप उसमें उसको मिक्स एंड मैच कर सकते हैं। सो आई थिंक दोनों चीज़ों का बैलेंस होना चाहिए। सही। अच्छा जी, मेहंदी के ड्रेसेस पे बहुत सारे लोग ट्रेडिशनल ड्रेसेस चाहते हैं, सो उसमें मेरे ख्याल से आपके पास बहुत सारी ऑप्शन होती हैं, ब्राइड के पास भी और फिर जिन लोगों ने शादी अटेंड करनी है उनके पास भी। सो ब्राइड्स के लिए आपकी क्या रिकमेंडेशन? ब्राइडल में अभी जैसे अगर आप देखें तो नॉर्मली मेहंदी के इवेंट पे गरारा एंड इस तरीके के कट लाइंस ज़्यादा जो है वो एन होती हैं कि आपने, क्योंकि आपने बिग डे पे आपने कोई लहंगा या कुछ इस तरीके का फर्शी पहनना होता है, तो आप मेहंदी को कैटेगराइज कर लेते हैं सिंपल एक लहंगे में, या फिर आप गरारा पहन लेते हैं, शरारा पहन लेते हैं। इस तरीके की कुछ कट लाइंस होती हैं जिसको आप अपने इवेंट के अकॉर्डिंग कैटेगराइज कर लेते हैं। तो आप उस पर डिफरेंट काम, अब तो वैसे भी आप जैसे कह रही थी कि मिनिमल काम लोग पहनते हैं, तो मेहंदियों को ज़रा उस तरीके से रखते हैं, ज़रा मिनिमल में रहते हैं। अच्छा, कुछ लोग प्लेन्स के साथ हैवी शॉल्स ले लेते हैं, बिल्कुल, वो भी आजकल बड़ा ट्रेंड चल रहा है। सो मेरे ख्याल से अच्छा, और वो हम ज़्यादा देख रहे हैं कि एक स्पेसिफिक एज में लोग ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है वो प्लेन्स के साथ अगर आप वैसे भी नॉर्मल भी डे टाइम फंक्शन भी अटेंड करें तो बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा, कलर्स मुझे बता दें कि हमने कौन से कलर की सिलेक्शन करनी है। कुछ लोगों को बड़ा होता है कि अच्छा मैं ये कलर पहन लूँगा तो मैं बल्कि नज़र आऊँगा। वो लोग जो स्लिम दिखना चाहते हैं उनको कौन से कलर आप कहना चाहिए? डार्क कलर्स ऑब्वियसली मैं रिकमेंड करती हूँ, जो थोड़े बल्कि हैं, जैसे कि आप ब्लैक्स के टोन में चले जाएँ, ब्राउन्स में चले जाएँ। अब क्योंकि फॉल विंटर का सीज़न है तो लोग, आपकी शॉल्स के कलर भी वैसे ही होते हैं, थोड़े ब्राउन्जी कलर्स होते हैं, तो अगर आप उनके साथ कोई भी टोन जो है वो अप टोनल, डाउन टोनल कोई भी यूज़ करते हैं तो आई थिंक वो अच्छा लगता है। सही। स्टफ कौन सा होना चाहिए, क्योंकि अब मौसम चेंज है, लोग चाहते हैं वो स्टफ हो जिनमें वो कंफर्टेबल भी रहे। अब अगर हम वेमेन साइड देखें, हमारी ख़वातीन को देखें, तो उसमें ये है कि आप अगर वूल शॉल्स ले रही हैं तो वेलवेट्स में चले जाएं, और अगर आपका ऐसा कोई इंडोर फंक्शन है तो आप इवन शिफॉन्स भी, अब तो मुझे नहीं लगता कि कोई हम इसको देखते हैं कि हमारी सर्दी है या गर्मी है, हम अपने फैशन के अकॉर्डिंग जो है वो अपने आप को थोड़ा सा उतना कर लेते हैं बर्दाश्त के, हाँ हमने सर्दी बर्दाश्त करनी है, गर्मी बर्दाश्त, बट या अगेन मैं यही कहूँगी कि वेलवेट्स हैं। देन आप कोई भी हैवी फैब्रिक में चले जाएं, वैसे तो रॉ सिल्क्स में भी लोग जाते हैं। सो या इट्स ऑल डिपेंडिंग। ऑप्शन हैं क्या? बहुत ऑप्शंस हैं। आप मार्केट में चले जाएं, फैब्रिक्स की इतनी ऑप्शंस और इतनी वैरायटीज़ हैं, यू वॉन्ट इमेजिन कि आप। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं ना कि आपने जो ऊपर अपने काम कराना है वो आपके फैब्रिक के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ये बड़ी मैटर करती है चीज़। बिल्कुल। हम कुछ लोगों को ऐसे देखते हैं वो काम करा लेते जो फैब्रिक के साथ नहीं जा रहा होता है, तो इसमें मेरे ख्याल से आपके डिज़ाइनर का रोल बहुत ज़्यादा है। वो आपको बिल्कुल अच्छे से गाइड करते हैं, क्योंकि अगर आप शिफॉन्स में चाह रहे हैं आप इस तरीके का काम ना करें जो अड़े और आपके फैब्रिक को जो है वो डैमेज करे। अब वेलवेट्स होती हैं, उस पर आप हैवी फैब्रिक के ऊपर काम करवाते हैं, आप पक्का काम करवाते हैं जिसको हम कोरा या दबका जरी का काम कहते हैं, तो वो लॉन्ग लास्टिंग रहता है। आप उस पर ऐसे कुछ बीड्स ना लगवाएं जो कि अटकें, जिस पे कोली होती है, वो आपकी फैब्रिक को ख़राब करती है। तो आप मटेरियल का जो भी आप चूज़ करें, आप अपने इवन डिज़ाइनर के साथ भी सेटिंग रखें और आप उनको बताएं कि हमें ऐसा अच्छा, फैब्रिक लोग शिकायतें करते हैं डिज़ाइनर के पास जाएं तो बहुत हैवी बजट होना चाहिए, क्या कम बजट में भी अच्छा जोड़ा तैयार हो सकता है? मेरे ख्याल से अब लोग इतने स्मार्ट और इतने मतलब एडुकेट हो चुके हुए हैं कि उनको पता है कि हमने अपनी इन्वेस्टमेंट कहाँ तक करनी है, हमें फैब्रिक कहाँ तक मिल जाएगा, बिकॉज आपकी जितनी मार्केट बड़ी होती जाती है आपको नॉलेज, आपको, और हमारी ख़वातीन वैसे बहुत स्मार्ट है माशाल्लाह, उनको सब पता होता है कि हमें कितने में जोड़ा पड़ जाएगा। बट या वी आर डिज़ाइनर्स, तो हम अपना बेस्ट देते हैं अपने क्लाइंट को इन अ वे कि उन्हें एक जोड़ा मिल रहा है जो कि दूसरों से डिफरेंट है, आपकी एक क्रिएशन होती है, आपका टाइम इनपुट होता है, तो हमारी कुछ होती ज़रूर है फीस, लेकिन यस अब हमारी आवाम बहुत एडुकेट हो चुकी है, उन्हें पता है कि हमें क्या बजट देना है और क्या, इतना तो वैसे नहीं होता अब तो। अच्छा, वो लोग कह रहे हैं ना कि अच्छा आप खुद जोड़ा बनवा लें तो उतना महंगा नहीं होता, डिजाइनर के पास जाएं तो वो अच्छा खासा डिफरेंस होता है, लेकिन वो फर्क तो आपको जोड़ा बिल्कुल मिलेगा, डिफरेंट होता है, ये तो मानने वाली बात है। चलिए जी, मैसेज मैं चाहूँगी कि आप इन दी एंड लोगों को लाजमी एक दें कि उन्होंने अपना अगर जोड़ा सिलेक्ट करना है तो वो क्या करना चाहिए?
पहले तो आपको डिफरेंट ट्रेंड्स पे फोकस रखना चाहिए कि अभी आजकल हमारे जो है वो क्या ब्रांड्स बना रहे हैं, आप पे क्या अच्छा लगेगा, डोंट गो विद द फ्लो। ये वाला चीज़ होती है कि अगर उसने लाल पहना है तो मैं भी लाल पहनूं, बिकॉज आप अपने टेस्ट को, अपनी पसंद को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटाइज करें और फिर अपना जुड़ा जो है हाँ वो बिल्कुल, select ये करें। मत देखें कि क्या चल रहा है, किसी ने क्या आप पहना है। कंफर्टेबल किस में, बिल्कुल बिल्कुल आप ये मैटर चीज़ें- करता है कि आप कंफर्टेबल किस में हो और आपको क्या चीज़ अच्छी लग रही है। सो अगर आप वो पहनेंगे तो आप अच्छा कैरी भी कर सकेंगे और अच्छे दिखेंगे भी। थैंक यू सो मच चांदनी, आपके Thank वक्त you. का बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you. इन दी एंड आपको करना वो चाहिए जो आपके दिल को अच्छा लगता है। जब आपका दिल खुश होता है तो आप भी खुश होते हैं और आप अच्छे भी दिखते हैं। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हमारी और आपकी मुलाकात होगी कल सेम टाइम पर, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।